धर्म आज के कलयुग में पूरी तरीके से हमें रास्ता नहीं दिखा सकता। आज भी रियल ऋग्वेद जो है इंग्लैंड की म्यूजियम में है। पहले के हमारे ऋषि मुनि जो ज्ञान था वो ज्योतिष के साथ साथ अंतर ज्ञान के माध्यम से ही 100% ही भविष्यवाणी किया करते थे। पांडव जो थे, उनके जो भाई थे नकुल सहदेव, उनको ज्योतिष का ही ज्ञान था। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो भी रोग हमें होने वाला है, क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं? ऐसी कोई संभावना होती है? जी हाँ, बिल्कुल संभावनाएं हैं। मंगल दोष नहीं होता। मांगलिक होना शाप नहीं है, वरदान है। मंगल ही जीवन है और मंगल ही मृत्यु है। 2025 आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कठिन होने वाला है। यहाँ तो पल भर का भरोसा नहीं। हाँ, बहुत सुंदर। मेरे पास कहते हैं सर मेरी कुंडली में शुक्र बहुत स्ट्रांग है। मैंने क्यों, कैसे? बोले सर मेरे बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, टू मच लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, और जहाँ लॉयल्टी रहती है वहां पे आपके साथ ईश्वर जुड़ा हुआ है। और आज हम क्या करते हैं, उठते ही पहले मोबाइल चेक करते हैं, भाई मैसेज किसके आए हैं, नोटिफिकेशन पहले से ऑन होता है। जितना हो सके स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके चले, जिससे में आपके एग्जाम्स हैं। जो रील्स वाली और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को इंगेज रखने वाली एक बात आपने कही, ये सिर्फ बच्चे नहीं कर रहे, हम ना भी देना चाहें तो भी प्रगति ले। बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे मेहमान आचार्य प्रखर कृष्ण वशिष्ठ जी हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं। देश विदेश में कई जगह आप जा कर के तरह तरह से लोगों को रोगों से और अलग अलग तरह की उनकी स्थितियों से थोड़ा सा ज्ञान के द्वारा और अलग अलग तरह की विधाओं के द्वारा जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज उनसे चर्चा करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस चर्चा में। राधे राधे जी। राधे राधे जी। हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो बहुत सुनते हैं, पर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत पारंगत हैं। देश विदेश में आप जाकर के लोगों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जिसमें पंचांग या जन्म कुंडली या बहुत सी चीज़ें हैं। आप ही थोड़ा सा बताइए कि इन दोनों में साधारण किसी भी एस्ट्रोलॉजी में और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर हो सकता है? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ओम गजाननम भूतगणादिं सेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधे। ओम गण गण गणपतये नमः। ओम श्री हनुमंतये नमः। देखिए, पौराणिक काल से ही, प्राचीन काल से, कोई आज से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा रहा। प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जा रहा है जी। क्योंकि पहले जो ट्रीटमेंट हुआ करता था वो ज्योतिष के माध्यम से ही ट्रीटमेंट किया जाता था किसी भी रोगी का। जी। वात, पित्त और कफ। जन्म कुंडली में 3 प्रकार की नाड़ी होती है, आदि, मध्य और अंत। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना जी। और उसी के माध्यम से ही व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कहा जाता है कि भारत के बाहर के देश वो हमसे बहुत आगे हैं, 100 वर्ष आगे हैं, 50 वर्ष आगे हैं, ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं। भारत को लोग पिछड़ा हुआ देश मानते हैं। आपका कुछ ऐसा अनुभव? देखिए, जब मेरा आज से कई वर्ष पूर्व जब मैं इंग्लैंड जाना हुआ था मेरा, तो बड़ी अजीब सी दृष्टि से लोग मुझे भी देखा करते थे, क्योंकि मेरा तो आप देख ही रहे हैं वेशभूषा इस प्रकार की है जी। और उसमें क्वेश्चंस करते थे कि भाई कहाँ से आए हैं। मैं कहता था कि भाई मैं भारत से। हाँ मतलब एक अजीब सी दृष्टि से हमें देखना और नीचा दिखाने की होती थी। तब मुझे बताया जाता था कि भाई मैं उस भारत देश से हूं जहां पे आप लोगों ने कपड़ा पहना भी नहीं था और हमारा उत्पादन स्टार्ट हो गया था। 100 वर्ष जो आप कहते हैं ना कि हम लोग 100 वर्ष आपके भारत से आ गए हैं, तो गलत है उनकी धारणाएं। बल्कि हमारे भारत में कपड़ा बनाने की जो उत्पादन था वो इंग्लैंड से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। अन्य देशों में हमारे यहाँ से जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, चाहे रेशम होता था, सूती होता था, कई प्रकार के वस्त्र यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो पहला ये, और दूसरा, जहां पे प्रकाश होता है वहीं की व्यक्ति ज्यादा बौद्धिकतावादी होते हैं। इंग्लैंड 5.5 घंटे पीछे चल रहा है सर्दियों में, और गर्मियों में 4.5 घंटे पीछे रहता है, यानी सूर्य उदय बाद में होता है वहां पे। 4.5 घंटे बाद सूर्य की पहली किरण जी हाँ प्राप्त होती है। जी हाँ। और भारत में पहले पड़ती है। एक और प्रश्न जो
मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या सिर्फ भारत के लोग ही नक्षत्र या एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं, या भारत से बाहर के लोग भी इस विधा का या इस परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं? आपका अनुभव रहा होगा इसमें। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब अलेक्जेंडर भारत में आए थे तो उनकी एस्ट्रोलॉजर जो महिला थी वो एस्ट्रोलॉजर ही थी जी, एस्ट्रोलॉजर ही थी, जिसने अलेक्जेंडर को कहा था कि तुम अगर इस दिशा में जाओगे और तुम वर्चस्व वहां पे प्राप्त करोगे, लेकिन वहां ठहरना मत, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, वहां मृत्यु हो सकती है। तो वहां एस्ट्रोलॉजर थी, इसलिए उसने बताया था उनको। जी, जी। रही बात इंडिया और फॉरेन कंट्री की, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, इंग्लैंड के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारी ही देन है, क्योंकि मुगलों का जब साम्राज्य था 750 साल राज किया है मुगलों ने भारत में, तो उनका एक ही कॉन्सेप्ट था, भागवत या रामायण यदि कुरान से ऊपर है या कुरान के बराबर है या कुरान से नीचे भी है तो ध्वस्त कर दो। पहले 88,000 श्लोक थे श्रीमद् भागवत में, आज 13,000 या 14,000 श्लोक ही रह गए हैं। 18,000 श्लोक पूरे नहीं है उसके अंदर, श्रीमद् भागवत के अंदर, क्योंकि ध्वस्त कर दिया था। सभी को बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी गई थी, मुगलों ने लगाया, तो 6 महीने तक आग जो है बुझ ही नहीं। तो हमारे कई ऋषियों ने, विद्वानों ने इतने ग्रंथों की रचना की थी, बाद में पांडुलिपि बनाया गया, ताम्रपत्र पे अंकित किया गया कि भी अब तो नहीं जलाया सके, लेकिन फिर भी ध्वस्त किया गया था। और जब ब्रिटिशर्स राज करने आए तो पौने 200 साल राज करने के बाद जब यहां से वापस गए थे, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कोहिनूर ले गए, हमारा कोहिनूर ले गए। देखिए ये उर्दू का वर्ड है कोहिनूर जो है, इसका असली मीनिंग था चंद्रमणि। चंद्रमणि, जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने ये ली थी राजा रणजीत सिंह जी से, और रणजीत सिंह जी के पास मुगलों द्वारा आई थी। और सत्यता यही है कि उस चंद्रमणि के जो अधिपति राजा थे वो थे आंध्र प्रदेश के राजा देवकृष्ण राय। राजा देवकृष्ण राय के ही राज्य में थी वो चंद्रमणि, जो आज की डेट में इंग्लैंड के अंदर है। पहली चीज तो यही। तो आज भी भारत के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग अपने आप को पूर्ण मानते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा सभी ज्योतिषियों से कि जिस समय ब्रिटिशर्स यहां से गए थे तो कई सारे फॉर्मूले यहां से लेकर चले गए थे। आज भी रियल ऋग्वेद जो है इंग्लैंड की म्यूजियम में है, वो भारत में नहीं है, वहां के म्यूजियम में रियल ऋग्वेद जो है, पहला। और दूसरा, जिसने गेट ऑफ इंडिया देखा है वो केवल गेट ऑफ इंडिया के विषय में बताएगा, इंडिया गेट के विषय में नहीं बता पाएगा, और जिसने इंडिया गेट देखा है वो गेट ऑफ इंडिया के विषय में नहीं बता पाएगा। बिल्कुल। इसी प्रकार से न्यूज़पेपर का आधा हिस्सा जो है वो भारत में और आधा हिस्सा फॉरेन में है। फॉरेनर्स जो हैं वो इतने सक्षम होते हैं कि इंडिया में आकर के अधूरा ज्ञान जो उनका छूट गया है वो रिसर्च करने के लिए यहां आते हैं। लेकिन या तो ये कह लीजिए यंगस्टर्स की रुचि धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं व्यक्ति ज्योतिष की तरफ, या अपने हमारे उपन्यास हैं या पुराण हैं उनके विषय में जागरूक हो रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन फॉरेनर्स को पता है कि सारा ज्ञान भारत का है, इसलिए वो रिसर्च करने के लिए यहां आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है वो यहां से स्टडी करने के लिए फॉरेन जाता है, वो अधूरा ज्ञान लेने के लिए, कि वो अधूरा ज्ञान क्या था। 30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्मार्टफोन्स आएंगे, हम देखकर किसी से वार्तालाप कर सकते हैं। इसी तरह से भारत में जो ज्योतिष चलता है वो चंद्र द्वारा ज्योतिष करते हैं, यानी चंद्र जिस राशि में होता है उसके आधार पे पूरी प्रेडिक्शंस करते हैं। लेकिन चंद्र तो शरीर है जो आज नहीं कल समाप्त हो जाएगा, अजर और अमर सूर्य है जी। और भारत से बाहर जो ज्योतिष होता है वो सूर्य के आधार पे ज्योतिष किया जाता है, जिसको बोलते हैं सायन। सायन के आधार पे ज्योतिष गणना करना। तो मेरा मानना यह है कि सायन का प्रेडिक्शंस ज्यादा बेटर है। फॉरेन कंट्री के अंदर सायन किया जाता है क्योंकि अधूरा ज्ञान जो हमारा छूट गया वो वहां पर है। तो ये कहना उचित होगा कि जो हमारा अधूरा नक्षत्र ज्ञान या सारे ज्ञानों का जो बहुत सारा आधा जो मटेरियल है, जो आधी हमारी ज्ञान की कुंडली है, वो दूसरे देशों में भी है। जी, दूसरे देशों में भी है। ऐसी उनके लिए भी अधूरा है क्योंकि उनके पास भी पूर्ण नहीं है, इसलिए वो पूर्णता करने के लिए इंडिया के अंदर आते हैं रिसर्च करने के लिए। वो भी रिसर्च करने के लिए यहीं आते हैं क्योंकि उनके पास भी पूर्णता नहीं है। लेकिन एक चीज और कही गई है पुस्तक के अंदर कि लगन कुंडली देख करके ही केवल 50% प्रेडिक्शंस कर सकते हैं आप, और गोचर देख करके 25% आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। केवल 75% ही आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, 100% प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आज की डेट में हम मेडिटेशंस नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन से हमारा अंतर ज्ञान वो जागरूक ही नहीं हो पा रहा, जागृत ही नहीं हो पा रहा।
पहले के हमारे ऋषि मुनि जो ज्ञान था वो ज्योतिष के साथ साथ अंतर ज्ञान के माध्यम से ही 100% ही भविष्यवाणी किया करते थे। तो 25% जब आपके पास है ही नहीं तो आप 100% प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं? इसीलिए वो एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए एक्यूरेट नहीं होता। कई बार कोई चीज कही जाती है और वो पूरी कई बार नहीं होती, तो लोग इस पूरी विद्या को ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। दूसरा कारण एक और है, भारत के अंदर जो सूर्योदय लिया जाता है वो 20 डिग्री के आधार पर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल सनराइज होता है 20.3 डिग्री पे। 0.3 एक तो काउंट नहीं हुआ, दूसरा 80 साल में 1 डिग्री का वैसे डिफरेंस आता है, उसे काउंट नहीं किया जाता। तो सैकड़ों सालों से वही पद्धति चली आ रही है 20 डिग्री पे। तो 0.3 काउंट ना करने की वजह से 1.3 काउंट होते 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 आज 23 डिग्री का डिफरेंस आ गया। जब भी हम पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी हमारी शादी कब होगी, तो पंडित जी एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है 23 डिग्री का डिफरेंस होना। इसलिए वो दायरा दे देते हैं कि शादी का योग बना हुआ है, सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में विवाह हो जाएगा। यहां तो पल भर का भरोसा नहीं। आप जिसे शादी कर रहे हैं 7th हाउस को उठा करके, 7th हाउस से तो ओपन एनिमीज भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। 7th हाउस आपका नानी का घर भी है और आपके दादाजी का घर भी वही है, तो आप केवल शादी ही कैसे कह सकते हैं कि शादी ही होगी? बिल्कुल। इसलिए 23 डिग्री के डिफरेंस को यदि समाप्त करना है तो मेडिटेशंस और प्रकृति के साथ जोड़ना अति आवश्यक है। आचार्य जी, जो आपने ये वैज्ञानिक जुड़ाव इस वक्त बताया ना, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि लोग समझ पाएंगे कि ये नक्षत्र ज्ञान एस्ट्रोलॉजी है, ये सिर्फ कहीं सुनी जाने वाली चीजें नहीं है, इसका बहुत बड़ा आधार हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ। जी, ज्योतिष तो आज से नहीं, प्राचीन काल से है जी। पांडव जो थे, उनके जो भाई थे नकुल सहदेव, उनको ज्योतिष का ही ज्ञान था। इसलिए उन्होंने कहा था, संजय जो थे, संजय ने कहा कि भाई मैं जो देख पा रहा हूं, ये क्या है? अंतर ज्ञान। दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने जब दी थी, वो क्या था? वो ज्ञान ही तो था, ज्ञान ही था। पूरा युद्ध देख पा रहे थे, वो देख पा रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर का पंचांग वो अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ। तो आज भी यदि आप किसी का भूत, वर्तमान, भविष्य देख सकता है, हर व्यक्ति अपना स्वयं का भविष्य देख सकता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। इवन इंडिकेशंस भी ईश्वर उनको इंडिकेशंस भी दे रहा होता है जी, कि तुम गलत रास्ते पे हो, संभल जाओ, तुम गलत रास्ते पे हो, संभल जाओ। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते इंडिकेशंस को। हम नहीं, जो हमें कई जगह छोटे छोटे एहसास होते हैं, वो ईश्वर का ही हमारे लिए इंडिकेशन होता है। उनके मैसेज होते हैं हमें बताने के लिए कि अभी भी जागरूक हो जाओ, समझ जाओ, और हम उसे अवॉइड कर रहे थे। और उसके बाद अचानक हम शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों? बहुत सुंदर आचार्य जी। यदि चंद्रमा पीड़ित होता है कुंडली में, तो देखा गया कि नेत्रों से पानी आना बंद हो जाता है। दिन में जैसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से दृष्टि रोग भी हो सकता है यदि सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हो, क्योंकि ल्यूमिनरी प्लैनेट्स हैं सूर्य और चंद्रमा जी। चंद्रमा व्यक्ति की ऊपरी सोल के विषय में ज्ञान देता है कि आपका शारीरिक स्थिति कैसी है, और सूर्य आत्मिक स्थिति बताता है। सूर्य व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करता है और चंद्रमा इंसान के बाह्य बल प्रदान करता है। अच्छा, ये देखा गया है। तो आचार्य जी, जैसे मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मुझे ये सारी चीजें बाहरी तरह से नहीं पता, मैं आपसे मिलने जाऊं तो आप कैसे मुझसे जुड़ करके, या किन चीजों से आप इन चीजों के बारे में जान सकते हैं? कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ होना अति आवश्यक है कि तारीख क्या है, मास क्या है, किस महीने में जन्म हुआ और उसका किस सन में जन्म हुआ है, जी जी, किस वर्ष में उसका जन्म हुआ है, और जन्म समय क्या था, और जन्म किस स्थान पे हुआ है व्यक्ति का, क्यों स्थान की बहुत महत्वता है, ये देखा गया है। जब व्यक्ति का पूरा डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ जाता है तो कुंडली का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं लगन कुंडली, जन्म लगन कुंडली जिसे बोला जाता है। और जन्म लगन कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें 12 राशियां होती हैं। जैसे कि लगन व्यक्ति के मुख के विषय में बताता है, उसके चेहरे के विषय में बताता है। अच्छा। और द्वितीय भाव व्यक्ति के गले के विषय में बताता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव जो होता है व्यक्ति के शोल्डर्स और बाजुओं के विषय में बताता है। चतुर्थ भाव व्यक्ति की छाती के विषय में बताता है। पंचम भाव व्यक्ति के हृदय के विषय में बताता है। कुंडली का छठा भाव व्यक्ति की कमर के विषय में बताता है। सप्तम भाव लंग्स के विषय में बताता है। अष्टम भाव सीक्रेट पार्ट, सेक्सुअल पार्ट के विषय में बताता है। अष्टम भाव व्यक्ति के थाइस के विषय में बताता है। और दशम भाव व्यक्ति के घुटनों के विषय में बताता है।
और 11वां भाव व्यक्ति की टांगों को विषय में बताता है और 12वां भाव व्यक्ति के पैरों को विषय में बताता है। ये है आपकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो ये सारी चीजें आप किसी की जन्म कुंडली बनाने के बाद किसी इंसान को क्या रोग है या हो सकता है, सारी चीजें आप पहले से ही उसको थोड़ा सा बता सकते हैं। जी हाँ। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो भी रोग हमें होने वाला है, क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं? ऐसी कोई संभावना होती है? जी हाँ, बिल्कुल संभावनाएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं जी, कई प्रकार के, और हम अपने घर में प्लांट लगाते हैं, हमें नहीं पता, हमें बहुत सुगंधित लगा या बहुत मन भाव प्लांट लगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमारे घर में के लिए वो लाभदायक है या नहीं है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा छुई मुई की पत्तियां या फिर बिच्छू कांटा केवल पहाड़ों पे ही पाया जाता है। हाँ। साधारण स्थान पे नहीं पाया जाता, हर जगह नहीं होता। बिच्छू कांटा अक्सर आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर पाया जाता है, यूपी में नहीं होता और ना ही साउथ में होता है, केवल पहाड़ों पे ही पाया जाता है। इसी प्रकार वो प्रकृति उनके लिए अनुकूलित है, लेकिन अगर हम उसे लेकर भी आ जाएंगे अपने घर में, अगर उगाने की कोशिश करेंगे तो वो बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी उसकी। ये तो सही बात है, वो मर जाएगा जी। इसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन जो है डिपेंड है प्रकृति के ऊपर। इसीलिए कहा गया है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तत ब्रह्मांडे यत पिंडे। जो मेरे शरीर के भीतर है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही मेरे शरीर के भीतर है। बहुत सुंदर। 71 to 73% वाटर अगर अर्थ पे है तो इतना ही हमारा बॉडी में है, भिन्न नहीं है। हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। यदि द्वितीय श्वास यदि हमें लेना है तो प्रथम वाला छोड़ना होगा। क्यों? प्रकृति ऑटोमेटिकली आपसे ले लेगी, क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, मनुष्य हैं। अच्छा जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे दिल में आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि प्रकृति हमसे ले लेगी, और हमें प्रकृति के साथ कैसे मिलकर जीना है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे आसपास का क्या माहौल है, उन चीज़ों की जानकारी होनी बड़ी ज़रूरी है। आपने भी शायद कहीं देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम सक्षम हो जाएंगे या हमारे पास बहुत पैसा होगा तब हम अच्छे काम करेंगे, तब हम प्रकृति में कुछ करेंगे। और अभी आपने कहा कि हम ना भी देना चाहें तो भी प्रकृति ले लेगी। थोड़ा इस विषय पे थोड़ा सा और बताइए। जैसा कि अभी आपने मेरे से कहा कि व्यक्ति सक्षम होगा जी तो व्यक्ति कार्य करेगा। जी, देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सक्षम होंगे तो ही प्रकृति के साथ जुड़ पाएंगे। आप यदि साधारण व्यक्ति हैं, और हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि मैं आज 10 रुपए कमा रहा हूं तो कल 50 रुपए कमाने की सक्षमता में रखता हूं, लेकिन 50 भी कमा सकता हूं, लेकिन कमा नहीं पा रहा। जी, ठीक है, तो उसके लिए हम रेमेडीज देते हैं कि आप अपने घर के अंदर इस प्रकार के प्लांट्स लगाइए। जैसे किसी कुंडली में मंगल यदि पीड़ित है तो अक्सर देखा गया कि ऐसे व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, या फिर बीपी की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अक्सर ये देखा गया मंगल जब पीड़ित होता है, अक्सर ये देखा गया कि भाइयों का आपस में संबंध बहुत मधुर नहीं रह पाते हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि नींबू का पौधा यदि घर के अंदर लगा सके तो बहुत बेटर है। तो ऐसी कई छोटी छोटी रेमेडीज हो सकती हैं जिससे आदमी अपने बाहरी दशा, अपनी जो स्थिति है वो, या अपना स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ, ये सारी चीजें ठीक रख सकता है। जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रकृति के साथ जुड़ना होगा जी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सभी को प्रकृति के साथ अवश्य जुड़ना चाहिए। तो आचार्य जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे हमारे आसपास का जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमें बहुत कुछ सिखा रही है। अगर हम उसका ध्यान रखें तो वो हमारे मेडिकल टर्म्स में, हेल्थ पे हमारे लिए बहुत सही दिशा में हमें ले जाएगी। जी, अभी कुछ देर पहले हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि 4 युगों में अलग अलग तरीके से अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, और धर्म आज के कलयुग में पूरी तरीके से हमें रास्ता नहीं दिखा सकता। आपने कहा था कि उसमें शुक्र का प्रभाव रहता है, तो थोड़ा सा उस विषय में जानकारी दीजिए और उससे जोड़िए कि कैसे हम ये समझें कि हम आज के समय में जो कर रहे हैं या हो रहा है उसके पीछे की स्थिति क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले स्थिति तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरी सृष्टि जो है 3 भागों में विभाजित है, सत, रज और तम में। जी, सतलोक वो है जहां पे देवताओं का वास पाया जाता है, रजलोक वो है जहां पे पशु पक्षी एवं मनुष्यगण वास करते हैं, ये रजलोक है। तम लोक वो है जहां पे दैत्य प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं।
अक्सर आपने देखा होगा मंदिर में हम जाते हैं और कई मास हमने पूजन किया, वर्ष हो गए, लेकिन तब भी हम पीड़ित हैं। हम पंडित जी कहते हैं, पंडित जी हमने इतनी पूजा अर्चना करते हैं लेकिन फिर भी हमें जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो सुख नहीं मिला जीवन में, ऐश्वर्य नहीं मिला हमें जीवन में। देखिए, अगर वो एनर्जी हम ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं? पूजन करके आकाशीय मंडल से ले रहे हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के नीचे भी एक लोक है जिसको बोलते हैं तमलोक, और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो मनुष्य से प्राप्त कर लेते हैं। जो हम लोगों से त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं पूजन में, उसका भाग तमलोक के वासी ले जाते हैं। सबसे पहले अपने आप को कील कर लेना चाहिए कि कोई भी आसुरी शक्ति आपके उस कार्य में बाधा उत्पन्न ना कर सके। आपने अक्सर देखा होगा, पहले के जितने भी हमारे 30 वर्ष पूर्व देखे होंगे, घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता था तो हम उन्हीं का अनुसरण किया करते थे। जब बुजुर्ग व्यक्ति अपनी स्थान से उठता था, अपने शयन कक्ष में उठा, अपने शैया से उठा, तो सबसे प्रथम क्या करता था? इस प्रकार के हाथ किया करते थे और भगवान का ध्यान करते हुए और इससे करते, हे परमात्मा मेरे घर में सुख शांति रखना। और सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते थे, या घर में जो बुजुर्ग होते थे उनको प्रणाम करके आते थे और क्या कहते थे? ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मोले चा गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वप्रथम प्रार्थना ही भगवान विष्णु से की जा रही है, प्रभु हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, मेरे घर में आपका भंडार बना जाए, आपकी भक्तिमय रहे। और आज हम क्या करते हैं? उठते ही पहले मोबाइल चेक करते हैं, भाई मैसेज किसके आए हैं, नोटिफिकेशंस पहले से ऑन होता है। जब हम जैसा देखेंगे वैसे ही हमारे जीवन में घटित होगा। इसलिए शुभता देखनी चाहिए, पानी देखना चाहिए। यदि पानी नहीं है तो सुबह उठो, ठंडी चीज देखो। क्या देखना चाहिए? दूध देखो जा करके। बस जिसके घर में आज की डेट में आपने देखा होगा, यंगस्टर्स क्या है, अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाते किसी ना किसी कारणवश। कोई जॉब कर रहा है, कोई अपनी पत्नी के साथ अलग फ्लैट लेकर के रह रहा है। अब माता जी वहां है नहीं तो क्या करे भैया? तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उठना चाहिए और फ्रिज में पड़ा हुआ ठंडा दूध जो है उसको देखना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो माता का ही प्रतीक है। अच्छा, क्योंकि नेचर है सारा जी। पानी को देखे, दूध को देखे। यदि जिसकी माँ है तो सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए कॉल अपनी माँ को कर ले या उनकी तस्वीर देख ले। प्रकृति के साथ जुड़े। प्रकृति माता ही है जो केवल देना ही जानती है, देती ही आ रही है हमें, तो माँ ही है। तो प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत साधारण है। माँ आप लोगों से कोई भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखती, वो तो आपको केवल दे रही है। जी। पत्नी घर में आती है, वो बड़ी प्रकार की इच्छा रखती है कि भाई आज ये खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया, मैंने फलानी शादी पे जाना, आज साड़ी चाहिए, लेकिन माँ तो कुछ कहती नहीं है। तो प्लांट्स आप घर में लगा करके अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में अक्सर ये देखा गया है, मंगल पीड़ित हो तो आप नींबू का पेड़ लगा सकते हैं। बुध पीड़ित है तो आप कोशिश ही करिए कि नीम के पौधे को आप जल दीजिए। बृहस्पति पीड़ित है तो आप पीपल को, केले को एवं बरगद को आप जल दे सकते हैं। शुक्र यदि पीड़ित है तो प्रयास करना चाहिए, तुलसी के पौधे लगवा देने चाहिए। जी। तो ये सारी चीजें जो प्रकृति है और नक्षत्र से जुड़ी हुई है, और वो नक्षत्र हमारे हर एक इंसान के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम ये एक सही चक्र बिठा करके चीजों को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है सपोज, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि सर मांगलिक दोष है। पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मंगल दोष नहीं होता। मांगलिक होना शाप नहीं है, वरदान है। क्यों? क्योंकि उस मांगलिक व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता 3 से 4 लोगों के बराबर होती है। कार्य करने की क्षमता एवं सोचने की क्षमता 3 से 4 लोगों के बराबर होती है। लेकिन यदि उसको अपने अकॉर्डिंग एक माहौल ना मिले तो वो इरिटेट हो जाता है कि यार मेरी एनर्जी लेवल का कोई पर्सन ही नहीं मुझे मिल रहा। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं मांगलिक का मांगलिक के साथ विवाह कराओ। सिर्फ इस वजह से, इसमें कि दोष है या कोई गलत चीजें हो जाए। यदि मंगल पीड़ित है किसी और प्लैनेट्स के साथ, मैलेफिक हो रहा है, देखिए मंगल रीड करता है हमारे ब्लड को। जी। हमारे ब्लड को रीड करता मंगल। यदि मंगल मैलेफिक हो जाएगा, सीधी सी बात है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, सोचने समझने की क्षमता जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जानवरी प्रवृत्ति आ जाती, क्रोध आ जाता है व्यक्ति के अंदर, और क्रोध में व्यक्ति अनायास ऊट पटांग हरकतें करता है, जो कि टॉयलेट नहीं कर पाते परिवार के और जन। तो यदि एक व्यक्ति गर्म है तो दूसरा ठंडा होना चाहिए।
तो व्यक्ति की कुंडली में यदि लगन चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में यदि मंगल है, इन्हीं भावों में लड़की या लड़के की कुंडली में जो दूसरा अपोजिट व्यक्ति है उनकी कुंडली में सूर्य, राहु, केतु, शनि या बृहस्पति केंद्र में हो तो मंगली दोष का परिहार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि दोनों गर्म है तो दोनों ही लड़ते रहेंगे, उनकी वजह से पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक ठंडा एक गर्म होना चाहिए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई चार जी, क्योंकि बहुत से लोग मंगल को दोष मानते हैं जी, और कई लोग शुक्र को दोष मानते हैं। कई बार दूसरी अलग अलग चीजों की वजह से, एक गलत धारणाओं की वजह से जी, लोग इस चीज को आज या तो इससे दूर भाग रहे हैं या इस चीज से डर रहे हैं जी। पर आप क्योंकि एक मेडिकल टर्म्स के रूप में बात कर रहे हैं और ये चीज अच्छी भी हो सकती है अगर इसके पीछे के विज्ञान को समझा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आचार्य जी, अभी आपने देखा होगा महाकुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई और बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, माता पिता, बहुत सारे लोग उसमें दबकर कुचल कर मारे गए। क्या उसका भी कहीं एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र से कुछ लेना देना आपको लगता है? जी हाँ, ज्योतिष का मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं जी, मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, यानी प्रकृति के साथ जोड़े ज्योतिष। जी, आपने देखा होगा ये वर्ष जो है 2025 का है जी, और इसका पूरा जो अंक बनता है वो बनता है 9 अंक, जो कि मंगल का अंक है। मंगल ही जीवन है और मंगल ही मृत्यु है। और यहाँ पे 2 का जो प्रयोग पहले हुआ है, 2 अंक पहले आया है, वो चंद्रमा है जी, लेकिन यहाँ 2 बार आया है। तो इसको जब जोड़ा जाता है तो ये अंक बनता है 4 और 4 अंक बनता है राहु का। आपने अक्सर ये देखा होगा जब बहुसंख्या में लोगों की मृत्यु होती है तो उसमें मंगल एवं राहु सम्मिलित होते हैं। जब भी बहुत बड़ी संख्या में जब होता है, ठीक है, मंगल एवं राहु एवं नेपच्यून होता है, नेपच्यून यानी इंद्र। जी, यदि बह करके मर जाना तो उसमें स्थिति बनती है नेपच्यून एवं मार्स की। मंगल यदि नेपच्यून के साथ ग्रस्त हो तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन चंद्रमा और एवं मंगल जब पीड़ित होते हैं तो अक्सर ये देखा गया व्यक्ति डूब के मरता है, बह करके नहीं, डूब के मर जाता है, यानी कुंड होता है उस स्थान पे मृत्यु हो जाती है। यदि भूखंड में होकर के मरे, यानी कहीं भूकंप आया और भूकंप में व्यक्ति मर जाए तो ऐसी स्थिति में राहु एवं मंगल पीड़ित होते हैं। ये देखा गया है। तो यहाँ पे रोल जो था वो राहु, चंद्रमा एवं मंगल का रोल था, जो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है। तो उत्सुकतावश आचार्य जी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि अगर हमें ऐसी घटनाएं पहले से पता चल जाए किसी भी तरीके से, तो क्या इन घटनाओं को रोका जा सकता है या बदला जा सकता है? देखिए, घटनाओं को कभी बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार बाहर यदि बरसात होने वाली है और नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है, हमें पहले से अवगत कर दिया जाए कि भाई इतने से इतने बजे बरसात हो सकती है, तो हम घर से क्या करते हैं कि अम्ब्रेला लेकर के निकलते हैं। जी, भाई पैर गीले होंगे लेकिन सिर तो बच जाएगा ना। मतलब थोड़ा सा जी संभावना हो सकती थी, जिसको भी ज्ञान होता है या जो भी उस चीज को समझता, पर पूरी तरह से इस घटना को टाला नहीं जा सकता था। फिर भी एक बहुत दुखद घटना थी और जैसा कि आपने बताया कि उसके पीछे नक्षत्र अलग अलग दिशाओं में, और 2025 आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से थोड़ा सा कठिन होने वाला है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? देखिए, कठिन सभी परिस्थिति में नहीं बनेगा जी। जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का लगन जो है वो कैप्रिकॉन एसेंडेंट है, यानी मकर लगन है। इस पृथ्वी यानी भारत देश का जो लगन है वो मकर लगन है और इसके मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि जी। शनि एक ऐसे प्लेनेट है जिनके अंदर में शुक्र की गुण भी हैं और बृहस्पति के भी गुण हैं। यदि मकर लगन बना दिया जाए तो कुंभ राशि द्वितीय भाव में आती है, यानी शुक्र के गुण आते हैं। यदि कुंभ लगन बना दिया जाए तो मकर राशि 12th हाउस में चली जाती है, यानी कि बृहस्पति गुण भी आते हैं। शनि जब भी पीड़ित होते हैं तो बृहस्पति यानी कि आपका मान सम्मान जाता है और यश भी जाता है, ऐश्वर्य भी जाता है। तो यहां मकर लगन है हमारा शनि का, और शनि हमेशा न्याय करते हैं, न्याय के देवता है। और हमारा ये 2025 जो चल रहा है इसके मूलांक बनते हैं मंगल। मंगल अक्सर ये देखा गया है कि जब भी पीड़ित होता है तो व्यक्ति के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, उद्यमी रहता है व्यक्ति। तो उसको पेशेंस जो आता है वो मकर राशि में जाकर के ही आता है, स्टेबिलिटी आती है। तो यहां पे ये किया जा सकता है कि राहु का अधिक प्रभाव भारत पे नहीं पड़ेगा, ना ही मंगल का भारत पे इतना प्रभाव पड़ेगा जितना कि अन्य देशों में पड़ेगा। ठीक, आज आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की आज युद्ध
चलते हुए आज मेरे ख्याल में 3 वर्ष होने जा रहे हैं लगभग। काफी समय से वो लंबा समय होने जा रहा है जी। तो हमारे यहाँ के जो देव हैं वो शनि देव हैं, इसीलिए भारत देश को कर्म प्रधान से माना गया, कर्म प्रधान देश माना गया, एवं धर्म का वर्चस्व भी है यहाँ पे, धर्म और कर्म दोनों साथ चलते हैं। आचार्य जी, उत्सुकतावश मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो हमारे आसपास रोगों के रूप में होती हैं, और नक्षत्रों का अगर ज्ञान हो या उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हम देखें जो हमारे शरीर में इन रोगों से हम कैसे बच पाएंगे, उसके लिए हम पहले से ही एज ए रेमेडी अपने जीवन में लाना शुरू करें, तो ऐसा कुछ संभव है क्या? बिल्कुल संभव है जी। जी, थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताइए। तो अक्सर देखा गया नेत्र रोग, हृदय रोग, चर्म रोग जी, इससे संबंधित परेशानियां आती हैं। चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है तो अक्सर ये देखा गया उसको भी नेत्र रोग होता है, साथ में लंग्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके साथ भी स्टमक रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं। जब मून मैलेफिक होता है टेम्पररी मेमोरी वीक हो जाने लग जाती है व्यक्ति की, अक्सर सामान रख के भूल जाना, ये समस्या उनके साथ क्रिएट होती है। मंगल जब किसी कुंडली में पीड़ित होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति के अंदर सेक्स की कमी आ जाती है, वो लॉन्ग टाइम तक सेक्स नहीं कर सकता। ब्लड इन्फेक्शंस बहुत जल्दी रहते हैं उसके साथ। क्रोध बहुत आता है, और क्रोध 2 अवस्था में आता है, यदि व्यक्ति के अंदर बल हो तो भी क्रोध आता है, यदि व्यक्ति निर्बल है उसमें भी क्रोध आता है कि मेरे अंदर मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, लड़ तो सकता नहीं, केवल बोल ही सकता हूं। तो मंगल जब पीड़ित होते हैं तो अक्सर देखा गया व्यक्ति का सेक्स पावर में कमी आती है, व्यक्ति एनर्जेटिक नहीं रह पाता। बुध जब पीड़ित होते हैं अक्सर देखा गया है व्यक्ति का वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आती है, शोल्डर में प्रॉब्लम आती है, उसकी कमर में दिक्कत आ जाती है, मिसकम्युनिकेशंस रहता है व्यक्ति का, या कम्युनिकेशंस गैप रहता है। बुध जब भी पीड़ित होते हैं तर्क वितर्क करने की शक्ति कमजोर हो जाती है व्यक्ति की, क्रिएटिविटी डाउन हो जाता है व्यक्ति का, बुध जब भी पीड़ित होते हैं। और जब बृहस्पति पीड़ित होते हैं तो अननेसेसरी व्यक्ति की बॉडी की चर्बी जो है बढ़ने लग जाती है या बहुत घटने लग जाती है, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि भाई थायराइड हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। यदि बृहस्पति पीड़ित हो सूर्य के साथ या मंगल के साथ पीड़ित होते हैं तब हम कहते हैं थायराइड हो गया, क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन हुआ और उससे आपकी बॉडी में और चीजें क्रिएट हो गई, मल्टीपल ऑर्गन डिस्टर्ब हो गए। और पृथ्वी यानी बृहस्पति पीड़ित होने से हमने इतनी चीजें क्यों बोली, कारण 16 पृथ्वियों के बराबर अकेला प्लेनेट है जुपिटर। 16 पृथ्वियों के बराबर अकेला प्लेनेट है जुपिटर, जो कि सौर मंडल में रह करके नकारात्मक चीजें पृथ्वी तक ना पहुंच सके उसको बचाने वाले केवल बृहस्पति देव ही हैं, कि नकारात्मक चीजें पृथ्वी तक ना पहुंच सके। इसके लिए बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान, बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। अक्सर ये देखा गया है स्त्रियों को आज की डेट में आपने देखा हो पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम्स है, नोटिस किया हुआ आपने। अक्सर पंडित जी के पास जब हम जाते हैं, पंडित जी क्या कहते हैं, बेटा व्रत रखिए, बृहस्पति देव के व्रत रखिए। और रजस्वला स्त्री जो होती है, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आए तो बृहस्पति की वजह से वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, अक्सर ये देखा गया है। तो क्या कुछ ऐसी साधारण टिप्स होती होंगी जो लोग फॉलो करें तो उनको इन जनरल इन सब चीजों से थोड़ा सा आराम मिले, ऐसे कुछ सब? बिल्कुल जी, साधारण चीजों से भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो सूर्य को अर्घ हर व्यक्ति को देना चाहिए जी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, उसे धर्म के साथ ना जोड़ करके केवल साइंस के साथ जोड़ के व्यक्ति कार्य करे। कई मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं गाइड करता हूं कि कोशिश क्या करो, सूर्य को अर्घ दिया करो। कहते हैं हम तो जी हिंदू संस्कृति में नहीं जाते, हम तो करते नहीं पूजा पाठ। उसको तर्क क्या पूछते होंगे वो? वही कहते हैं सर, अक्सर हमने देखा है कि हमारी मियाँ या मेरे बच्चे जो हैं इतने हो गए हैं लेकिन प्रेम नहीं है, हमारे बच्चे तो बहुत सारे हो गए लेकिन प्रेम नहीं है हमारे आपस में, जो संबंध हमारे मधुर रहने चाहिए प्रेम नहीं है। तो प्रेम के प्रतीक है सूर्य, ज्ञान वर्धक होता है, ज्ञान की बढ़ोतरी होती है सूर्य को अर्घ देने से, क्योंकि सूर्य जो है अधिष्ठाता देव है सभी ग्रहों के। अगर सूर्य आपका पीड़ित है कुंडली में तो आपकी और चीजें भी कमजोर होती चली जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि शरीर तो बहुत बलवान है लेकिन मैं लड़ नहीं सकता, यानी विल पावर कमजोर है। तो विल पावर कहां से आई? सूर्य से आई। तो सूर्य मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ल्यूमिनरी प्लैनेट्स सूर्य और चंद्रमा का स्ट्रांग होना अति आवश्यक है। मेरे पास लग्जरी कार है लेकिन उसके अंदर बैठ करके मैं सुख ही नहीं भोग पा रहा, मेरा तन ही अच्छा नहीं है। जी। तो तन के स्वामी है, मन के स्वामी है चंद्रमा जी। मेरा मन ही नहीं लग रहा तो मर्सिडीज मेरे लिए बेकार है, उसका सुख ही नहीं भोग पा रहा। आचार्य जी, मुझे एक थोड़ा सा उत्सुकता के कारण एक छोटा सा
एक मेरा प्रश्न, उसका निदान कीजिए कि सूर्य हमसे कितना दूर है, हमने उसको अर्घ दिया, वो बलवान हुआ, पर उससे हम कैसे सशक्त हुए हैं या हमारे अंदर कैसे शक्ति आई? क्या इसका कुछ कनेक्शन ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल है जी। आपके रिश्तेदार मेरे ख्याल में फॉरेन कंट्री में भी रहते होंगे जी। आप उनसे वार्तालाप करते हैं तो सुकून मिलता है आपको? जी, मिलता है। कैसे मिलता है आपको? दूरसंचार के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल। दूरसंचार के माध्यम से आप वार्तालाप कर रहे हैं। जी। इसी प्रकार से हमारा इन ग्रहों के साथ संबंध है, क्योंकि सातों के सातों ग्रह जो हैं हमारे शरीर में विद्यमान है। बहुत सुंदर। हमारे शरीर में विद्यमान है। अक्सर मेरे पास लोग कहते हैं सर पंचभूत तत्व जो है उनसे शरीर का निर्माण हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। जी। अग्नि का भी पता है कि जिससे हमारे क्रोध आ रहा है और एक हार्ट बीप हो रहा है, सूर्य और मंगल, ये अग्नि है। मिट्टी तत्व ये है, हमारी चर्बी, ये मिट्टी तत्व है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जो हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं तो ये वायु है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जल ही है, तो जल भी आ गया। अब लोग कहते हैं कि सर आकाशीय मंडल हमारे शरीर में कहां पर है? आकाश हमारे बॉडी में किस पार्ट में है? जी। तो आकाश है यहां पर, ये जो गैप है, जो बॉडी मूवेबल हो रही है, ये आकाश तत्व है। अच्छा। अगर ये आकाश नहीं होगा तो हाथ ऐसे ही रहेगा, ये आपका मूवेबल नहीं होगा। तो ये मोबिलिटी जो है जो शरीर में, ये उन्हीं ग्रहों पे ही है। हाँ, बहुत सुंदर। ये मोबिलिटी जो है ये आकाशीय तत्व ही हमारी बॉडी के अंदर है, इसलिए मूवेबल हो रहा है। जो पार्ट्स, ज्वाइंट्स पार्ट्स हैं, ये आकाशीय मंडल है। तो अभी आपने कहा कि सूर्य को हम जल दे रहे हैं, सूर्य तो इतनी दूर बैठे हैं, तो हमारा क्या रोग का निदान होगा? जी। जब सूर्य का प्रकाश यहां पहुंच सकता है तो हमारा जल भी तो पहुंच सकता है। तो आप पृथ्वी पे जो जल दे रहे हैं, जी जी, वाष्प बन के वो फिर से उड़ जाएगा। तो कहां जा रहा है? वो वहीं तो जा रहा है, और कहां जा रहा है? तो सूर्य का जो जल दिया जाता है अक्सर तांबे के पात्र से ही क्यों दिया जाता है? इसके बाद साइंटिफिक लॉजिक है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। मीन तत्व जो है वो जल तत्व है। और चंद्रमा जो है वो किस राशि में उच्च के होते हैं? शुक्र की राशि में, यानी टॉरस साइन के अंदर वृक राशि में उच्च के हो जाते हैं। सूर्य जो है हमारी आत्मा के स्वामी है। जब जल हम तांबे के पात्र से देते हैं, तांबा मंगल का नहीं है बल्कि शुक्र का है, जैसे कि हमारे नेत्र सुंदर बने, हमारा ओजो बल हमारा बढ़े, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग हो, तो सूर्य को जल देना चाहिए। जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाए, इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाए हमारी, तो सूर्य को अर्घ देना हमारे लिए बेटर है। तो इसके अलावा भी हम कुछ और कर सकते हैं? हाँ, इसके अलावा भी कर सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, यदि संस्कृत का ज्ञान है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सके। लेकिन जिसे ना संस्कृत का ज्ञान है और ना ही जो व्यक्ति अर्घ भी नहीं दे सकता, तो इसके पीछे भी एक है निवारण। जी। आप रविवार के दिन प्रयास करिए कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, तला हुआ भोजन ना करें बिल्कुल भी। आप उस दिन केवल कर सकते हैं हलवा बना सकते हैं, आटे का हलवा बनाइए, घर के बुजुर्ग और बच्चे को खिलाइए, आपका सूर्य स्ट्रांग होने लग जाएगा। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और इसके जो कई अलग अलग तरीके के साधन हैं, उससे हम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने अंदर के जो हमारा सौर मंडल है, ये शायद कहना उचित रहेगा, उससे हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के यूथ को, जो शायद आपसे कनेक्ट भी होते होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे या बहुत से युवा युवक, वो भी क्या इस थ्योरी को या इस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो कर रहे हैं? कुछ ऐसा आपको अनुभव होता है? देखिए, आज के यूथ जो है उनके मेन क्वेश्चंस जो मेरे पास होते हैं, देखिए करियर को लेकर के हर आदमी ओरिएंटेड आज की डेट में, हर व्यक्ति चाहता है मैं आगे बढ़ूं। जी। आगे क्यों बढ़ूं? क्योंकि रजलोक पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे हर व्यक्ति किसी ना किसी पर राज करना चाहता है, इसलिए इसको रजलोक कहा गया। यहाँ पे अधिकांश आज की डेट में अभाव जो रह रहा है वो प्रेम का अभाव रह रहा है, प्रेम का अभाव रह रहा है। आपने अक्सर ये देखा होगा, आज का यूथ जो है उनके अफेयर्स चल रहे हैं, अनसक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया शुक्र, मेरे पास कहते हैं सर मेरी कुंडली में शुक्र बहुत स्ट्रांग है। मैंने क्यों, कैसे? बोले सर मेरे बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, टू मच लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। मैंने कहा वो तुम्हारे पीछे नहीं घूमती, तुम्हारा शुक्र पीड़ित है कुंडली के अंदर, इसलिए तुम भटक रहे हो। अगर तुम्हारा शुक्र स्ट्रांग होता तो तुम एक ही संबंध में रहते और लॉयल्टी रहती तुम्हारे संबंधों में, और जहां लॉयल्टी रहती है वहां पे आप
के साथ ईश्वर जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, जो आज के लोग शायद नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं इन चीजों को। तो शुक्र जब पीड़ित होते हैं तो अननेसेसरीज आपके अफेयर्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो अफेयर्स अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस हो तो सूर्य कुंडली के अंदर स्ट्रांग होना चाहिए और साथ में शुक्र आपका स्ट्रांग होना चाहिए। शुक्र और सूर्य स्ट्रांग यदि है तो आपके अफेयर्स भी सक्सेस होंगे और साथ में आप जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो सत्ता भी आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि ऐश्वर्य जो है शुक्र आपको देते हैं। एक और चीज आचार्य जी, क्योंकि अभी मार्च में बहुत सारे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं और जहां तक मैं बहुत से बच्चों से मिलता हूं, एक अननेसेसरी प्रेशर कुछ समय पहले से ही बनना शुरू हो जाता है कि हम पास होंगे, सक्सेसफुल होंगे, एग्जाम क्लियर होगा, नहीं होगा। क्या आपके पास भी ऐसे कुछ बच्चों के सवाल आते होंगे? जी हाँ, मेरे पास ऐसे कई बच्चों के सवाल आते हैं। इवन जिन बच्चों ने सिविल की तैयारी कर रखी है, एग्जाम्स भी दे दी है, कई लोगों ने पीसीएस का, आईएएस का एग्जाम्स दे चुके हैं या बैंकिंग के एग्जाम्स दे चुके हैं, कहते हैं सर अभी तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, हम बड़े परेशान हैं, क्या करें। मैंने कहा देखो बेटा, ये तो एग्जाम देने से पहले आप लोगों को कंसल्ट करना चाहिए था ना मेरे साथ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आज के यूथ को ये कहना चाहूंगा, जितना हो सके स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके चले। जिससे में आपके एग्जाम्स हैं उसे 3 महीने पहले ही आप अवॉइड करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा अक्सर टेम्पररी मेमोरी वीक हो रही है लोगों की। बच्चे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी सबसे पहले क्या हो रही है, आप रील्स देखना स्टार्ट कर रहे हैं। 30 सेकेंड्स की या 1 मिनट्स की रील्स होती है। 10 रील्स देखने के बाद अगर बच्चे से पूछ लिया बेटा वो सेकंड वाली रील कौन सी थी, वो नहीं बता सकता। जब वो नहीं बता सकता तो एग्जाम्स में क्या लिख के आएगा बच्चा। तो आपका मर्क्यूरी डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मर्क्यूरी एंड मून मैलेफिक हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आपके साथ। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको मैसेज कौन देता है, दिमाग जी। दिमाग को भी तो कोई मैसेज दे रहा होगा जी। दिमाग को कौन मैसेज देता है, पेट के अंदर होता है स्प्लीन, एक पार्ट होता है पेट के अंदर जी। स्प्लीन आगे आपको इंडिकेट करता है माइंड को कि भाई आप ऐसा सा वर्क करना स्टार्ट करिए। फिर बाद में माइंड जो होता है और ऑर्गन्स को मैसेज पास करता है कि आज गर्मी लग रही है तो आपको पानी बॉडी में से छोड़ना है, सर्दी लग रही है तो रोम जो है हमारे सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो गर्मी पैदा कर देते हैं। इसी तरह से आप जैसा देखेंगे, देखना यानी दृष्टि, यानी सूर्य पीड़ित हुआ, पहली बात तो आपका सूर्य कमजोर होना स्टार्ट हुआ, विल पावर वीक हो गई, आपकी क्रिएटिविटी डाउन हो गई। तो सबसे पहले तो मैं आज के यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपके एग्जाम्स जब होने हैं मिनिमम 3 मंथ्स पहले रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इसको डाउन कर दो, कम से कम कर दो। और प्रयास करना चाहिए रात 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए, क्योंकि आप जब सो ही नहीं रहे हैं आपका राहु पीड़ित हो जाएगा, भ्रम छाया रहेगा आपके दिमाग पर। जैसे शीशे के ऊपर कार्बन आ जाता है, हम अपना चेहरा शीशे में नहीं देख सकते हैं। जब भ्रम ही पैदा हो जाएगा तो आप स्टडी क्या करेंगे और क्या लिख के आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बढ़ नहीं पाएंगे। और आपके मन में कि जो आपने कहा कार्बन एक लेयर जैसी आपकी हमेशा बनी रहेगी जी। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, पर इसमें एक चीज जो रील्स वाली और ये बहुत ज्यादा अपने आप को एंगेज रखने वाली एक बात आपने कही, ये सिर्फ बच्चे नहीं कर रहे, बल्कि आपने शायद अनुभव किया होगा कि शायद सभी इस समय इस बहुत बड़ी परिपाटी का हिस्सा बन चुके हैं जी। तो क्या हम सभी लोग अपने क्रिएटिविटी या अपनी क्षमताओं से दूर हो जाएंगे अगर हम इसी तरीके से लगे रहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यहाँ पे सभी यूथ को एक मैसेज देना चाहूंगा कि प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ आप जुड़िए, अपने परिवार के साथ जुड़िए। प्रकृति कोई अलग नहीं है। यदि आपके घर में अभाव है, जगह का अभाव है, आप छोटे छोटे गमले के अंदर प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभाव है, अगर आपको लगता है कि मैं उसकी भी केयर नहीं कर सकता, अपने प्लांट्स की भी केयर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके घर में जितने परिवार के जन हैं उनकी सेवा तो कर सकते हैं। आचार्य जी, धीरे धीरे हम अपने इस पॉडकास्ट के अंत की तरफ हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसी 3 चीजें जो उन्हें तुरंत करनी शुरू करनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन को निखार सके, अच्छा बना सके, कुछ बताइए। सर्वप्रथम हमारे जो गुरुजी थे उनका कहना ये था कि एक बीमार व्यक्ति के लिए औषधालय की आवश्यकता नहीं है, भोजनालय की आवश्यकता है। कि भोजन पकता कहाँ पर है, किस स्थिति में पकता है और पकाने वाला कौन है। आजकल की मैं सभी देवियों से क्षमा चाहूंगा,
मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप भोजन पका रही हैं, ईश्वर का चिंतन मनन करते हुए भोजन पकाया करें, और उस समय चिड़चिड़ाहट मन में नहीं होनी चाहिए। चिड़चिड़ाहट रख के अगर भोजन पकाएंगी, वही भोजन किसी व्यक्ति के भीतर जाएगा, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए आप चिंतन और मनन ईश्वर का करते हुए भोजन पकाएंगे तो वो भोजन नहीं होगा, वो अमृत तुल्य हो जाएगा। ये अमृत हमारे भीतर जाएगा, क्योंकि हमारे भीतर दोनों गुण विद्यमान है, दैत्य भी और देव भी। इसलिए ईश्वर ने हमें आगे के जो 2 दांत दिए हैं, 4 दांत दिए हैं, वो नुकीले दिए हैं कि मांस का भी सेवन कर सकते हो और आप सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपको मैंने बौद्धिकता दी है, इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि जितना हो सके आप नॉन वेज से दूर हो जाइए। मांस मदिरा का सेवन ना करें। मदिरा का सेवन करना है तो स्कॉच का सेवन करिए, वो भी शुक्रवार के दिन। अनायास पी करके लुढ़कते न रहिए। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। भोजन अच्छी मात्रा में कर लीजिए और सात्विक भोजन लीजिए। ज्यादा तला भुना तेज मसाले वाला भोजन नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों के घर में अभाव है कि हमारे पास सर एक ही कमरा है और एक ही रसोई है, और आपने कहा कि भाई बेड पे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि शयन कक्ष में और शैया पे बैठकर भोजन कर रहे हैं तो शुक्र पीड़ित होगा। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने बेड के ऊपर ही जहां आप सो रहे हैं वहीं पर एक छोटी सी चौकी रखिए जो कि नाभि तक हो, और उसके ऊपर भोजन थाल रख करके भोजन करिए। उससे आपका दोष नहीं लगेगा। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो भोजन अच्छी स्थिति में, और भोजन करते समय टीवी और मोबाइल को तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। उतनी देर भोजन अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से शांति से, कि भोजन जब आप ले रहे हैं उसका अमृत आपके भीतर जा रहा है, उसको अनुभव करना चाहिए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में आए। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम छू भी नहीं पाए, बहुत से विषय ऐसे हैं जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाए। एक बार दोबारा अगर अवसर मिलेगा, दोबारा कुछ और गूढ़ विषयों पर चर्चा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से राधे राधे। राधे राधे।